नमस्कार, डिफेंस डायनेमिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस सप्ताह भारत के रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र से जुड़ी तीन बड़ी खबरों पर होगी हमारी खास नजर। पहली खबर, रक्षा क्षेत्र में सरकार की नई पहल। यह पहल क्या है और इससे देश की रक्षा तैयारियों को किस तरह मजबूती मिलेगी। और दूसरी खबर, तकनीक की दुनिया से। डीआरडीओ की ओर से विकसित स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सैनिकों को टैंकों को नष्ट करने की नई क्षमता देगा। साथ ही यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर, बदलते वैश्विक समीकरणों की इंडो पैसिफिक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सबसे अहम क्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसे में भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी और स्ट्रेटेजिक डिफेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देश अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहे हैं। और माई टेक में बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जो कश्मीर को लेकर चर्चा की दिशा बदल सकता है। जानेंगे कि पीओजेके के भीतर पैदा हुआ आंतरिक संकट किस तरह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य प्राथमिकताओं को एक नई दिशा दी है। इस अभियान से मिले सबक बिल्कुल स्पष्ट हैं। भविष्य के युद्ध क्षेत्र में ड्रोन, लॉइटरिंग मिनिशंस, प्रिसीजन मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका सबसे अहम होगी। ऐसे में आने वाले युद्धों में जीत सिर्फ आक्रामक क्षमता से नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड और लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड से भी तय होगी। इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हजारों करोड़ों रुपए के लागत वाले नए पीढ़ी के स्वदेशी और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की एयर डिफेंस को और मजबूत करना, काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, सर्वेलेंस को बेहतर बनाना और अनमैन्ड वॉरफेयर की क्षमता का विस्तार करना। भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की रफ्तार तेज कर रहा है। देश की ऑपरेशनल रेडीनेस को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने रक्षा खरीद के नए प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों का केंद्र आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों तथा रक्षा प्रणालियों को शामिल करना है। एओएन की मंजूरी का मुख्य फोकस वायु रक्षा प्रणालियां, ड्रोन रोधी हथियार, निगरानी प्रणालियां, मानव रहित प्लेटफॉर्म्स और स्वदेशी रक्षा उपकरण की खरीद है। भारत के वायु रक्षा नेटवर्क को और मजबूत बनाने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। हाल के संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी के सटीक हथियार पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए भारत ऐसी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने में निवेश कर रहा है जो किसी भी हवाई खतरे को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पहचानने, उस पर नजर रखने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम हो। ड्रोन रोधी क्षमता को मजबूत करना भी निवेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। छोटे व्यावसायिक क्वाडकॉप्टर से लेकर हथियारों से लैस स्वॉर्म ड्रोन और लॉइटरिंग मिनिशन तक मानव रहित खतरे आज के युद्ध क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती बन चुके हैं। नई मंजूरियों का उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेवाओं को ऐसी उन्नत ड्रोन पहचान, जैमिंग और हार्ड किल सिस्टम से लैस करना है जो सैन्य ठिकानों और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो ड्रोन रोधी क्षमताओं में शामिल है पारंपरिक पहचान, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, हार्ड किल सिस्टम, स्वॉर्म ड्रोन से सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। किसी भी युद्ध में सही समय पर सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और सर्वेलेंस उसी की बुनियाद है। मंजूरी प्राप्त नई प्रणालियां भारत की सीमाओं,
समुद्री तटों और संवेदनशील ऑपरेशनल सेक्टर्स में लगातार और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगी। लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक सेंसर्स और नेटवर्क सर्वेलेंस सिस्टम्स की मदद से सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक मिलेगी। इससे हालात का आकलन करने और तुरंत सही रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता भी कई गुना बेहतर होगी। इन मंजूरियों से रक्षा क्षेत्र में इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता भी और मजबूत हुई है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण में भारतीय उद्योग, डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। मकसद साफ है, रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना और देश में एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना जो भारत की दीर्घकालिक सामरिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? रक्षा आधुनिकीकरण में तेजी, स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा, आयात पर निर्भरता में कमी, युद्ध क्षेत्र की बेहतर निगरानी और जानकारी तथा मजबूत वायु रक्षा नेटवर्क। कुल मिलाकर ये मंजूरियां सिर्फ रक्षा खरीद की एक और प्रक्रिया नहीं है। ये भारत के बदलते मिलिट्री डॉक्ट्रिन की तस्वीर पेश करती है, जिसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, फोर्स प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी तीनों को समान महत्व दिया गया है। जैसे जैसे सुरक्षा चुनौतियां बदल रही हैं, वैसे वैसे भारत का भविष्य का युद्ध क्षेत्र भी बदल रहा है। आने वाले समय में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंटेलिजेंट सेंसर्स और ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स संभालेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की ताजा मंजूरियां भारत की रक्षा रणनीति में आए एक बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। भारत अब केवल पारंपरिक युद्धों की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां ड्रोन्स, मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस जैसी आधुनिक तकनीकें जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इस पूरे बदलाव के केंद्र में भारत का स्वदेशी रक्षा उद्योग, जो देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लक्ष्य को भी नई गति दे रहा है। यानी भारत अब अपनी सुरक्षा को भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से मजबूत कर रहा है। इंडो पैसिफिक में ताकत का संतुलन कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद सबसे तेजी से बदल रहा है। चीन के लगातार बढ़ते सैन्य विस्तार, समुद्री क्षेत्र में उसके आक्रामक रुख और बढ़ते रणनीतिक प्रभाव ने क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों को पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया है। इसी बदलते माहौल में भारत और जापान अपनी साझेदारी को एक नए स्तर पर लेके जा रहे हैं। डिफेंस को डेवलपमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस और क्वाड कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। नई दिल्ली और टोक्यो अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को आकार देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालिया शिखर वार्ता में हुए फैसलों के बाद रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सैन्य अभ्यास और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का दायरा और बढ़ा है। साथ ही भारत और जापान के बीच पहला डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी इस साझेदारी की नई दिशा को तय करता है। इंडो पैसिफिक आज दुनिया का सबसे अहम और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाला सामरिक क्षेत्र बन चुका है। दुनिया के लगभग 60% वैश्विक व्यापार का आवागमन इसी समुद्र क्षेत्र से होता है। ऊर्जा आपूर्ति, सेमीकंडक्टर्स की खेप, समुद्र के भीतर बिछी संचार केबलें और सैन्य समुद्री मार्ग, ये सभी इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक पर प्रभाव रखने वाले देश या समूह आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। भारत और जापान दोनों के सामने सबसे बड़ी सामरिक चुनौती एक ही है, तेजी से अधिक मुखर और आक्रामक होता चीन। चाहे ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी या फिर इंडियन ओशन रीजन,
हर क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है। इसी साझा चिंता ने भारत और जापान के रिश्तों को केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहने दिया। अब यह साझेदारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और जापान क्यों आ रहे हैं करीब? चीन का बढ़ता नौसैनिक विस्तार, हिंद प्रशांत में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, ताइवान से जुड़ी संभावित सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था की रक्षा। भारत और जापान के बीच हुई हालिया एनुअल समिट दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में एक अहम पड़ाव साबित हुई। पहली बार दोनों देशों ने डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, साथ ही मैरीटाइम कोऑपरेशन का दायरा बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इकोनॉमिक सिक्योरिटी के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और सशक्त हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। नई रक्षा प्राथमिकताएं: रक्षा क्षेत्र में संयुक्त विकास, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, उभरती प्रौद्योगिकियां, आर्थिक सुरक्षा का रोडमैप। भारत और जापान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। भारतीय नेवी और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स नियमित रूप से एक्सरसाइज जिमेक्स का आयोजन करते हैं, जिसमें दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और परिचालन क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। इसके अलावा एक्सरसाइज मालाबार के दौरान भारत और जापान, यूनाइटेड स्टेट्स तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। दोनों देशों के बीच हुआ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट उन्हीं सेनाओं को आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को रसद और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की सुविधा देता है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी ऑपरेशनल रीच और इंटर ऑपरेबिलिटी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। लेकिन भारत और जापान की यह साझेदारी केवल संयुक्त सैन्य अभ्यासों तक सीमित नहीं है। जापान रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, वहीं भारत अपनी मजबूत विनिर्माण क्षमता, तकनीकी प्रतिभा और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के साथ इस साझेदारी को नई मजबूती दे रहा है। दोनों देशों का उद्देश्य संवेदनशील वैश्विक सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम करना और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तथा डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत औद्योगिक तंत्र विकसित करना है। भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ: रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, आपूर्ति श्रृंखलाएं, बुनियादी ढांचा और क्वाड सहयोग। क्वाड के भीतर भारत और जापान एक दूसरे की क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। जापान जहां उन्नत टेक्नोलॉजी, मजबूत औद्योगिक क्षमता और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है, वहीं भारत इंडियन ओशन में अपनी रणनीतिक सैन्य पहुंच, तेजी से बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के साथ इस साझेदारी को नई मजबूती देता है। इसी पूरक सहयोग के दम पर दोनों देश क्षेत्रीय डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी औपचारिक सैन्य संगठन का हिस्सा बने। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हिंद प्रशांत अब एक नए सामरिक दौर में प्रवेश कर चुका है। भारत और जापान अब केवल क्षेत्रीय बदलावों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जैसे भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, भारत जापान की ये साझेदारी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सामरिक संबंधों में उभर कर सामने आ रही है। भारत और जापान किसी सैन्य गुट का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस को मजबूत कर रहे हैं। आज के दौर में जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसे समय में नई दिल्ली और टोक्यो ये दिखा रहे हैं कि हिंद प्रशांत का भविष्य केवल परिस्थितियों के अनुसार बने अस्थायी गठबंधनों से नहीं, बल्कि भरोसे, क्षमता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित मजबूत साझेदारियों से तय होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में
भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्षों के विकास और कई सफल यूजर इवैल्यूएशंस के बाद डीआरडीओ द्वारा विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM अब भारतीय सेना की एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को नई मजबूती देने के लिए तैयार है। फायर एंड फॉरगेट क्षमता से लैस यह स्वदेशी मिसाइल दुश्मन के भारी बख्तरबंद टैंकों को सटीकता के साथ नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना आयातित एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगी और पैदल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में अधिक मोबाइल, सटीक और घातक हथियार उपलब्ध करा पाएगी। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में टैंकों की भूमिका एक बार फिर निर्णायक होती जा रही है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक हाल के संघर्षों ने दिखाया है कि आक्रामक सैन्य अभियानों में आर्मर्ड फॉर्मेशंस आज भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन हर टैंक की एक कमजोरी होती है और इसी चुनौती का भारत का स्वदेशी जवाब है MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये हल्की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंकों, बंकरों और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को अत्यंत सटीकता के साथ नष्ट करने के लिए तैयार की गई है। MPATGM एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता। एक बार मिसाइल अपने लक्ष्य पर लॉक हो जाए तो ऑपरेटर तुरंत अपनी स्थिति बदल सकता है। इससे युद्ध क्षेत्र में उसकी सुरक्षा और बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ये मिसाइल अत्याधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस है, जो कठिन और चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थितियों में भी लक्ष्य को सटीक पहचान कर उसे लगातार ट्रैक करने में सक्षम है। MPATGM की प्रमुख विशेषताएं: तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट मार्गदर्शन प्रणाली से लैस है, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, कंधे पर ले जाकर दागी जाने वाली प्रणाली है, टॉप अटैक क्षमता रखती है और पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन है। MPATGM को विशेष रूप से टॉप अटैक मिशंस के लिए विकसित किया गया है। ये मिसाइल टैंक के सामने मौजूद सबसे मोटे कवच पर हमला करने की बजाय पहले लक्ष्य के ऊपर उड़ती है और फिर ऊपर से गोता लगाते हुए टैंक के अपेक्षाकृत कमजोर ऊपरी सतह पर प्रहार करती है। इस रणनीति के कारण कॉम्पोजिट आर्मर और रिएक्टिव आर्मर से लैस आधुनिक मेन बैटल टैंक्स को भी सफलतापूर्वक नष्ट करने की इसकी क्षमता काफी बढ़ जाती है। टॉप अटैक क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है? टैंक का ऊपरी कवच अपेक्षाकृत पतला होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA को प्रभावी रूप से निष्क्रिय करती है, लक्ष्य को नष्ट करने की संभावना अधिक होती है और आधुनिक मेन बैटल टैंक्स के खिलाफ अधिक प्रभावी है। इस पूरे वेपन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। इसमें एक हल्का लॉन्चर, कमांड लॉन्च यूनिट, थर्मल साइट और स्वयं मिसाइल शामिल है। पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे इन्फेंट्री मोबिलिटी के साथ आसानी से उपयोग किया जा सके। यही वजह है कि इसे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानों और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में प्रभावी रूप से तैनात किया जा सकता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे विशेष रूप से रैपिड रिस्पांस टीम्स और अग्रिम मोर्चे पर तैनात पैदल सेना इकाइयों के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। दशकों तक भारतीय सेना को एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर करना पड़ता था, लेकिन MPATGM का शामिल होना इस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ये मिसाइल पूरी तरह भारत के अपने डिफेंस इकोसिस्टम में विकसित की गई है, जिसमें DRDO लेबोरेटरीज और भारतीय उद्योग की सक्रिय भागीदारी रही है। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक मजबूत उदाहरण है। तो MPATGM क्यों है महत्वपूर्ण? आयात पर निर्भरता की कमी, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती, भारतीय रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन, पैदल सेना की मारक क्षमता में वृद्धि। MPATGM का सेना में शामिल होना ऐसे समय में हो रहा है जब पड़ोसी देश लगातार आधुनिक आर्मर्ड व्हीकल्स को अपनी सेनाओं में शामिल कर रहे हैं।
और अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में MPATGM भारतीय पैदल सेना को एक आधुनिक, अत्याधिक सटीक और प्रभावी एंटी आर्मर वेपन उपलब्ध कराता है, जो दुश्मन के टैंकों को युद्ध क्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल करने से पहले ही निशाना बना सकता है। भविष्य में एक्सटेंडेड रेंज और नेटवर्क इनेबल्ड टारगेटिंग जैसी उन्नत क्षमताओं के साथ इसके नए संस्करण विकसित होने पर MPATGM भारत की अगली पीढ़ी की एंटी टैंक कैपेबिलिटी की रीढ़ साबित हो सकता है। मिसाइल्स और ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम्स और अब आधुनिक एंटी टैंक वेपन्स तक भारत का स्वदेशी रक्षा तंत्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। MPATGM सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं है, बल्कि ये इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि भारतीय सैनिक भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित, भारत में निर्मित और स्वदेशी तकनीक से लैस हथियारों के साथ युद्ध लड़ें। यही आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता भारत के सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत तथा भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार बना रही है। दशकों तक पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब सबसे तेज और मुखर आवाजें कश्मीर घाटी से नहीं, बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर यानी POJK से उठ रही हैं। POJK में जारी असंतोष कोई अलग थलग विरोध नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किए जाने और इस्लामाबाद के कठोर नियंत्रण के खिलाफ बढ़ते असंतोष का ही परिणाम है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और बुनियादी सेवाओं की कमी, राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध और यह धारणा कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति को पैदा कर दिया है। जो विरोध प्रदर्शन से पहले केवल रोजगारी की जरूरतों और बुनियादी सुविधाओं तक सीमित थे, अब धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप लेने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा केवल सब्सिडी या प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं रहा है। कुछ लोगों ने खुले तौर पर पाकिस्तान के नियंत्रण पर ही सवाल उठा दिया है और जम्मू कश्मीर की पूर्व रियासत के पुनः एकीकरण की मांग भी उठा दी है। वहीं कुछ अन्य प्रदर्शनकारी वास्तविक सेल्फ गवर्नेंस और इस्लामाबाद के शासन के अंत की मांग कर रहे हैं। ये मांग अभी सभी प्रदर्शनकारियों की मुख्य धारा नहीं बनी है, लेकिन इनका उभरना POJK के भीतर राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत जरूर देते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बढ़ती अस्थिरता का असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान इस इलाके को सिर्फ अपने कब्जे वाले क्षेत्र के तौर पर नहीं देखता, ये उसके लिए एक रणनीतिक रास्ता भी है। ये रास्ता पंजाब को गिलगिट बल्तिस्तान से जोड़ता है और आगे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC तक पहुंचा देता है। अगर POJK में यह असंतोष लंबे समय तक जारी रहता है तो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। साथ ही पाकिस्तान और चीन दोनों के सामने एक नई रणनीतिक चुनौती भी खड़ी कर सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक संकट गहराता है तो वह क्षेत्रीय सुरक्षा संकट के रूप में बदल सकता है। इतिहास बताता है कि जब भी पाकिस्तान पर घरेलू दबाव बढ़ता है तो अक्सर यह आशंका जताई जाती है कि वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारी मोर्चे पर तनाव बढ़ा दे। ऐसी स्थिति में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन, सीमा पार घुसपैठ की कोशिश या कश्मीर को लेकर आक्रामक बयानबाजी तनाव को और बढ़ा सकती है। दूसरी ओर अगर ये अस्थिरता CPEC के रास्तों या गिलगिट बल्तिस्तान तक फैलती है तो इसका असर चीन के रणनीतिक हितों पर भी पड़ सकता है। इससे पूरे क्षेत्र की स्थिति और जटिल हो सकती है। यही वजह है कि POJK में जो हो रहा है
उसको सिर्फ सामान्य विरोध प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका असर भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ सकता है। कश्मीर को लेकर चल रही बहस अब बदल रही है। दशकों तक पाकिस्तान दुनिया को यह बताता रहा कि कश्मीर भारत की समस्या है, लेकिन आज पीओजेके की घटनाएं एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही हैं। अब पाकिस्तान के अपने नियंत्रण वाले कश्मीर खुद इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है और आने वाले वर्षों में यही बदलाव कश्मीर पर होने वाली पूरी बहस की दिशा तय कर सकता है। भारत की सुरक्षा अब केवल हथियारों से तय नहीं होती, यह अब स्वदेशी नवाचार, मजबूत रणनीतिक साझेदारियों और हमारे पड़ोस में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की समझ से तय हो रही है। चाहे बात हो डीआरडीओ द्वारा भारतीय सैनिकों को अगली पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल क्षमता देने की, या फिर भारत और जापान के बीच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर यानी पीओजेके में बदलते राजनीतिक हालातों की। एक बात साफ होती जा रही है, एशिया का रणनीतिक संतुलन बदल रहा है और भारत अब सिर्फ इन बदलावों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें आकार भी दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।